नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 24 जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। और ये आपके ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 कृषि से संबंधित है और ये आपकी 29 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत में अखाद्य फसलें। अखाद्य मतलब जो खाई नहीं जाती हैं, ऐसी फसलें जो खाई नहीं जाती हैं। खाद्य फसलें कौन सी होती हैं? जिन्हें खाने पीने में प्रयोग करते हैं, गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार इत्यादि। अखाद्य में कौन सी है? रबड़, कपास, रेशम, पटसन, जूट इत्यादि। पटसन और जूट वैसे एक ही नाम होता है, एक ही फसल के नाम है। अब इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या जानेंगे। हम जानेंगे कि उन फसलों को उगाने की अनुकूल परिस्थितियाँ कौन सी हैं, कौन कौन से राज्यों में ये फसलें होती हैं, और उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है उन फसलों के। अब जो सबसे पहली फसल है वो है रबड़। रबड़ को क्या चाहिए, कैसी जलवायु चाहिए इसको? एक तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रीय फसल का मतलब इसको उस तरह की जलवायु चाहिए जैसा कि भूमध्य रेखा के पास होती है। भूमध्य रेखा के पास बहुत ही गर्म और आर्द्र जलवायु होती है, क्योंकि वहाँ गर्मी भी बहुत पड़ती है और वहाँ बारिश भी बहुत होती है, क्योंकि गर्मी के कारण लगातार बादल बनते रहते हैं और वो वहाँ पर बारिश जो है दिन में 1-2 बार तो होती ही होती है। तो इसको उस तरह की जलवायु चाहिए। और बरसात इसको कितनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक, यानी इसको बहुत अधिक बारिश की ज़रूरत होती है। और तापमान कितना चाहिए इसको? 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, ठीक है, यानी बहुत गर्म। और इसको नम एवं आर्द्र जलवायु चाहिए, ठीक है, ह्यूमिडिटी वाली इसको नम और आर्द्र जलवायु चाहिए। कहाँ कहाँ पर होती है ये होती है केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, मेघालय की गारो पहाड़ियों में। तो ये हमारे राज्य हैं जहाँ पर ये होती है। और विश्व के प्रमुख उत्पादक देशों में भारत का नंबर कौन सा है? 5वां, यानी रबड़ उत्पादन में भारत 5वें नंबर पे आता है। अब आते हैं अगली फसल की ओर, कपास। आपको पता ही है कपास के रेशे से हमको क्या मिलता है? हम जितने भी सूती वस्त्र पहनते हैं वो कपास से ही बने हुए होते हैं। तो इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए? जो दक्कन का जो पठार है, उस दक्कन का पठार आप अपने मैप में देखेंगे, भारत के मैप में, कि कहाँ पर आता है। उसके शुष्कतर भागों में, शुष्क मतलब जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होता, काली मिट्टी इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है ना। इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए? कपास के लिए काली मिट्टी। इसको उच्च तापमान चाहिए, यानी और हल्की वर्षा चाहिए, यानी इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। और इसको 210 दिन पाला रहित दिन, यानी जब इसको उगाएंगे तो 200 दिन तक पाला रहित दिन होना चाहिए। और खिली हुई धूप चाहिए, ठीक है, कपास के लिए। अब आते हैं कहाँ कहाँ पर ये होती है। ये होती है महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ये कपास की खेती होती है। अब देखते हैं हमारा स्थान कौन सा है विश्व में। तो कपास उत्पादन में भारत का विश्व में 3रा स्थान है। और सबसे पहले पता है कहाँ पर मिले थे इसके सबूत कि भाई कपास जो है उगाई जाती थी? वो मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग भी जो है कपास उगाते थे और इससे बने वस्त्रों को पहनते थे। तो ये बहुत ही पुरानी फसलों में से एक है। अब आते हैं जूट। जूट की जो फसल होती है ये बाढ़ के मैदानों में, यानी जहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है, बाढ़ ज़्यादा आती है तो वहाँ पे जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी जो है, बाढ़ बहाकर लेके आती है, तो वहाँ पर ये फसल होती है। दूसरा क्या है इसमें? जल की निकासी वाली उर्वरक मिट्टी, मतलब मिट्टी जो उपजाऊ भी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जिसमें जल की जो निकासी है वो अच्छे से हो जाए, यानी कि उसमें पानी ठहरे ना, ठीक है, दलदली ना हो, आराम से उसमें पानी जो है बाहर निकल भी जाए। और उर्वरक वाली मिट्टी होनी चाहिए। उसको बढ़ने के लिए कैसा तापमान चाहिए? उच्च तापमान, है ना, ज़्यादा गर्म तापमान चाहिए जूट को। अब आते हैं कहाँ कहाँ पर होती है। ये होती है पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम में, उड़ीसा में, ठीक है। ये जो राज्य बताए हैं 4, ये जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब आते हैं जूट उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, यानी सबसे ज़्यादा जूट हमारे देश में होता है, हम पहले नंबर पे हैं। और जूट को हम क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा। वो इसलिए कहते हैं, इसका रंग जो है बहुत सुनहरा होता है, चमकीला होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जूट का चित्र है, जूट के रेशे का, देखो कितना चमकीला है। अब आते हैं इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री में विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। हुआ क्या था, पहले तो ज़्यादातर देखना जूट की बोरियों में आते थे, अनाज वगैरह कई सारा पैकिंग में यूज़ होता था जूट, लेकिन अब जो है नायलॉन की जो है बोरियां आती हैं। क्यों? क्योंकि नायलॉन की जो बोरियां हैं वो बहुत सस्ती पड़ती हैं जूट की तुलना में, इसलिए इसका जो है कीमत जो है
सॉरी इसकी जो मांग है लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पैकिंग में इस्तेमाल होता था, अब उसकी जगह ले ली है नायलॉन ने। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार। प्रौद्योगिकी होता है जो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे अब कृषि में नई नई जो तकनीक है उनका इस्तेमाल होने लगा है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कृषि तो उत्पादन जो है वो उतना नहीं होगा जितना कि प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की हेल्प से होता है। ऐसे संस्थागत सुधार होता है कि विभिन्न प्रकार के जो उनके लिए संस्थाओं का निर्माण किया गया है, जिसकी सहायता से जो किसान हैं उनको फ़ायदा पहुँचे। जैसे ग्रामीण और सहकारी बैंक खोले गए हैं, बीमा कंपनियों में उनको लाभ दिया गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की गई है, किसान क्रेडिट कार्ड, है ना। इस तरह के जो सुधार हैं वो संस्थागत सुधार के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं कि संस्थागत सुधार की तत्काल आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधारों के अभाव में लगातार जो भूमि संसाधन है उसके प्रयोग से कृषि का जो विकास था वो अवरुद्ध हो जाता है, यानी जो कृषि का विकास जो है रुक जाता है अगर हम ये वाले सुधार नहीं करेंगे, और इसकी गति भी मंद हो जाती है, यानी अब धीमी गति हो जाती है किसकी, कृषि के विकास की। अब बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक मुख्य चुनौती है, क्योंकि अगर जनसंख्या हमारी जो है लगातार बढ़ रही है, भूमि वही है, अगर हम उस पर सुधार नहीं करेंगे तो हम अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की जो अनाज संबंधी आवश्यकता है उनकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे, है ना। जितने भी कृषि उत्पाद हमको चाहिए होते हैं अपनी जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वो नहीं हो पाएंगे अगर हमने ये वाले सुधार नहीं किए। तो इसलिए इनके सुधारों की तत्काल ज़रूरत थी। तो सरकार ने क्या किया, इसके लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधारों की शुरुआत की। तो सबसे पहले है हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति, ठीक है। इसकी शुरुआत की हरित क्रांति के अंतर्गत। बेटा ये क्रांति ऐसी है जिसमें जो हमारा गेहूं का उत्पादन इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इसमें क्या, बहुत सारे जो फर्टिलाइजर्स है, कीटनाशक थे, उनका प्रयोग करके उत्पादन को बहुत अधिक बढ़ाया गया, जिससे हमारे देश की जो ज़रूरतें थी वो अनाज संबंधी वो पूरी हुई। इसके अलावा हमने इतना अनाज उगाया कि हम दूसरे देशों को उसका निर्यात भी कर सकते थे। ऐसी जो श्वेत क्रांति है दूध से जुड़ी हुई थी। ये क्रांति में क्या हुआ, दूध का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा आते हैं अगले पॉइंट पर। जो अगला बिंदु है वो क्या है कि जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि को समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई। तो चकबंदी क्या होती है, देखो क्या होता है, लगातार जो पुश्तैनी अधिकार है उसके कारण जो भाइयों में जो ज़मीनें बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती हैं तो क्या होती हैं, वो ज़मीन के जो टुकड़े हैं वो बहुत छोटे छोटे होते जाते हैं और बिखर जाते हैं चारों तरफ। तो चकबंदी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसानों को राजी किया जाता है कि वो अपने छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों के बदले में एक या दो बड़े खेत ले लें, है ना। उनको जोड़ करके एक बड़ा खेत दिया जाता है। अगर इसमें कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि पहले की उनकी ज़मीन अच्छी हो और बाद वाली ज़मीन उनको ख़राब हो, तो वो क्या करते हैं, अगर उनको पहले से ख़राब ज़मीन मिलती है तो थोड़ा फालतू दे देते हैं, और अगर पहले उनकी ज़मीनें ख़राब थी, जो टुकड़ों में बटी हुई थी, और उनको अच्छी ज़मीन मिल रही है तो उसकी जो है उसका आकार थोड़ा छोटा दे देते हैं। लेकिन ऐसा करते हैं कि जो किसान हैं उनको, जो इन किसानों को बिखरे हुए खेतों की बजाय बड़े बड़े एक या दो खेत दे देते हैं, जिससे उनकी जो खेती की जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि हो, क्योंकि जितनी जोतें छोटी होंगी उतना ही उसमें खेती करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा ज़मींदारी समाप्त कर दी गई। अब बात करते हैं सहकारिता। सहकारिता का मतलब है साथ में कार्य करना। जब लोगों का समूह या संगठन किसी पारस्परिक लाभ के लिए, किसी फ़ायदे के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो उसको हम सहकारी संगठन या सहकारी समितियां बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमूल। अमूल एक सहकारी संगठन है जो अमूल कंपनी चलाता है। अमूल दूध, अमूल बटर आप इस्तेमाल करते ही होंगे। ये किसानों द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी है। तो सरकार जो है इस तरह की जो है सहकारिता को प्रमोट करती है कि किसान लोग जो हैं वो ऐसे सहकारी समितियों, सहकारी संगठनों का निर्माण करें और अपने कोई भी कार्य जो है शुरू करें। इसके लिए जो है सरकार उनकी मदद करती है। और एक और जानकारी देना चाहूँगी बच्चों आपको कि जो हमारे देश में श्वेत क्रांति आई उसमें अमूल की बहुत बड़ी भूमिका थी। श्वेत क्रांति किससे जुड़ी थी, दूध के उत्पादन से। अब आते हैं ऐसी व्यापक जो है भूमि के विकास के कार्यक्रम शुरू किए गए कि किस तरह जो भूमि है उसमें सुधार किया जाए। इसके अलावा आते हैं फसल बीमा का प्रावधान। क्या होता था, बहुत सारी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ओलावृष्टि हो गया, ये बिजली गिरना हो गया, भूकंप आना हो गया, ठीक है, और भी कई सारी आपदाएं हैं जिनकी वजह से जो फसलें जो है नष्ट हो जाती हैं, है ना, या कीड़ों की वजह से, या कि कोई रोग फसल को लग गया, तो इससे किसान को जो है बहुत नुकसान होता था। तो उसके लिए शुरुआत की गई फसल बीमा की। तो इसमें क्या होता है, अगर इस किसी भी वजह से जो प्राकृतिक आपदा या रोगों की वजह से फसल ख़राब होती है तो
किसान को पूरा जो है इसका मुआवजा मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या किया है, कम ब्याज दर पर कर्ज प्राप्त करने के लिए ग्रामीण बैंक और समितियों एवं बैंकों की स्थापना की गई है। जो किसान है, देखो अगर जो सामान्य बैंक होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है लोन की दरें होती हैं, है ना। अगर आप ब्याज पे पैसा लेना चाहते हो तो सिंपल बैंकों में ना बहुत ज़्यादा ब्याज पर पैसा दिया जाता है, तो किसानों के लिए संभव नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे जो शर्तें होती है वो भी बहुत मुश्किल होती हैं, उनको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, तब जाके जो है लोन मिलता है। तो सरकार ने क्या करा, उनके लिए स्पेशली ग्रामीण बैंक और समितियाँ स्थापित की हैं, जहाँ पर उनको आसानी से, मतलब आसान शर्तों पे और कम ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है, जिससे वो अपने खेती से संबंधित जो भी ज़रूरी उपकरण हो गए, खाद, बीज, है ना, कोई उनको ट्रैक्टर खरीदना या कोई मशीनें लगानी हैं, वो सब खरीद सकते हैं और अपनी खेती की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, या खेती से संबंधित कोई अन्य कार्य भी कर सकते हैं। अब आते हैं, भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कार्ड की भी शुरुआत की है। अब जो ये किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है, ठीक है, भारत सरकार ने जो किसान क्रेडिट कार्ड KCC जो योजना शुरू की है, इसके तहत जो है किसान जो है आसानी से 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं, उसकी रीपेमेंट भी इजीली कर सकते हैं, और जब भी उनका कोई वित्तीय संकट हो या कोई कठिन परिस्थितियाँ उसमें उसका उपयोग कर सकते हैं। और बहुत सारे बैंक हो गए, SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये सब जो है ये किसानों को क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हो गया व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, कि अगर कोई दुर्घटना में किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसको मुआवजा मिलता है। इसके अलावा क्या किया कि सरकार ने किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए सहायता मूल्य एवं कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लिए लाभदायक खरीद मूल्य की सरकार घोषणा करती है। तो जो बिचौलिए होते हैं वो कई बार कहते हैं किसानों से तो बहुत कम दाम में खरीदते हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा दाम में बेच देते हैं, तो इससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। तो किसानों को शोषण से बचाने के लिए सरकार ने एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। प्रश्न 1, नीचे दी गई फसलें X और Y हैं, मतलब हमको नहीं पता कौन सी फसल है, हमें दी गई जानकारी की मदद से उनकी पहचान करने की, ये किन फसलों के बारे में बात कर रहे हैं और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जो पहला क पार्ट है उसमें X जो है एक रेशे वाली फसल है, ठीक है, और ये सूखी काली मिट्टी में बेहतर उगती है और उसको उगाने के लिए पाला रहित जलवायु चाहिए और उच्च तापमान चाहिए। हमें बताना है कि ये कौन सी फसल है और ये भारत के कौन से राज्य इसके प्रमुख उत्पादक हैं। तो इसका उत्तर है, फसल का नाम क्या हो गया, कपास, ठीक है। जो उन्होंने जितनी भी हमारे को जानकारी दी थी उस हिसाब से वो कपास के लिए सारी सटीक बैठती हैं। उत्पादक राज्य कौन थे, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो इसका ख पार्ट है इसमें बताया गया है कि जो वाई है वो एक रेशेदार फसल है, हमें नहीं पता कौन सी, ज़मीन में नहीं उगती बल्कि कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है इसका रेशा, और जो ये कीड़े उनको चाहिए मलबरी की हरी पत्तियाँ, ठीक है, इन पर ये पलता है, इनको ये खाता है, और इस रेशे से जो बुनी हुई साड़ियाँ हैं वो स्त्रियाँ पहनती हैं। तो आप समझ ही गए होंगे हम किसकी, तो फसल का नाम क्या है, रेशम, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, आपको क्या लगता है कि जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है ना। हमें बताना है कि जूट को हम सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं, इसके 2 उपयोग बताने हैं, और तीसरा क्या है इसमें, इसकी मांग क्यों कम होती जा रही है। तो 3 पार्ट में हमें इसका उत्तर देना है। तो जो पहला पार्ट था उसका जवाब क्या है कि जूट को उसके सुनहरे रंग के कारण सुनहरा रेशा कहा जाता है। अब दूसरा पार्ट है कि उसके उपयोग, जूट का उपयोग बोरियां, चटाइयाँ, रस्सी, गलीचे इत्यादि बनाने में किया जाता है। और तीसरा पार्ट था कि इसकी मांग में कमी क्यों हो रही है, तो इसकी लागत जो है उच्च है, यानी इसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है, और जो पैकिंग की बाकी की जो सामग्रियां हैं जैसे नायलॉन, उनकी कीमत जो है कम, ठीक है। तो लोग बाकी की जो सामग्रियां हैं उनका प्रयोग करते हैं। देखना अब ज़्यादातर जितनी पैकिंग होती है वो नायलॉन या प्लास्टिक में होती है क्योंकि वो सस्ती पड़ती हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है, जूट की जो मांग है वो कम होती जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर ये पैकिंग में इस्तेमाल होता था, अब पैकिंग में इसकी जगह दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल होने लगा है। अब चलते हैं अगले, इस पर जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है कि किशोरी 1 एकड़ ज़मीन के टुकड़े पर खेती करने वाला सुल्तानपुर गांव का एक छोटा किसान है। आपको क्या लगता है कि निम्नलिखित संस्थागत सुधारों से उसकी दशा में किस प्रकार सुधार आया होगा। तो सबसे पहले है ग्रामीण बैंक, फिर है न्यूनतम निर्धारित मूल्य, और फिर है फसल बीमा प्रावधान। तो हम तीनों के बारे में बताएंगे कि किस तरह से उसको इनसे फ़ायदा पहुंचा है।
अब आते ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक एवं सहकारी समितियां किसानों को सस्ते ऋण बहुत ही आसान शर्तों पर प्रदान करती हैं, यानी बहुत कम ब्याज में ये किसानों को ऋण दे देती हैं। तो किशोरी इस सुविधा का लाभ उठाकर ग्रामीण बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण ले सकता है और उससे खेती से संबंधित आवश्यक सामग्री और उपकरण खरीद सकता है, जैसे कि खाद, अच्छे बीज, कीटनाशक, ट्रैक्टर इत्यादि, और अपनी खेती की पैदावार को बढ़ा सकता है। अब आते हैं न्यूनतम निर्धारित मूल्य। ठीक है, न्यूनतम निर्धारित मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार क्या करती है, किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज को की जो पूरी मात्रा है खरीदने के लिए तैयार रहती है। एक मिनिमम रेट सरकार ने तय कर दिया कि वो इतनी कीमत जो है किसानों को देगी। जब बाज़ार में, यहाँ पे जब लिख लेना, बाज़ार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो तब भी सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर किसानों के हितों की रक्षा करती है। मान लो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है गेहूं का वो 25 रुपये किलो है और बाज़ार में जो है उसकी दाम गिर करके 20 रुपये किलो हो गया, तो भी जो सरकार है उसको 25 रुपये किलो में ही खरीदेगी, क्योंकि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इससे क्या होता है, किसानों के हितों की रक्षा होती है, उनको जो होने वाला नुकसान है वो बच जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, बिचौलियों और दलालों के शोषण से किसानों को बचाना भी है और उनके फसल का उचित मूल्य प्रदान करना है। तो जो किशोरी है वो सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर अपने कृषि उत्पादों को उचित दाम पर बेच सकता है एवं दलालों एवं बिचौलियों के शोषण से बच सकता है। तो ये इसको फ़ायदा है इस वाली स्कीम से। अब चलते हैं आगे। जो फसल बीमा है उसका भी बहुत लाभ है। देखो पहले क्या होता था, ज़्यादातर जो है प्रकृति आपदाओं जैसे सूखा, ओलावृष्टि, चक्रवात, आग, अनेक रोग आदि के कारण फसलें जो है नष्ट हो जाया करती थी। ऐसे में किसानों को बहुत हानि उठानी पड़ती थी और इन आपदाओं से बचाने के लिए जो है फसल बीमा जो है शुरू की गई। ठीक है, अब किसी भी प्रकार की आपदा में अगर फसल नष्ट हो जाती है और उसने बीमा करवा रखा है किसान ने, तो उसको पूरा मुआवजा मिलता है और इससे उनकी जो है काफ़ी सुरक्षा हो गई है। ठीक है, उनको आर्थिक रूप से उतना नुकसान नहीं होता जितना पहले होता था। अब किशोरी भी इस योजना का लाभ उठा करके जो प्राकृतिक आपदा है, रोग है इत्यादि के कारण जो फसल नष्ट हो जाती है उनके नुकसान से खुद को बचा सकता है। तो आपकी ये वर्कशीट पूरी हो गई है। आप अपने चैप्टर को ज़रूर पढ़ना, ठीक है, क्योंकि तभी ये समझ में आएगा। ये इसमें बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है बेटा, ये तभी समझ में आती है जब आप अपनी बुक में से इसको पढ़ो। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, अच्छे अच्छे नंबर लेकर आइए। लाइक्स और कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। बाय बच्चों।